अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं हमजा और आप देख रहे हैं भूतों का बाजार। आज की दास्तान कराची के एक पुराने तारीख हॉस्टल की है, जहां सस्ती जगह की तलाश में एक लड़की ने वो चीज देख ली जो इंसान को दोबारा जीना नहीं देती। दिमाग ठंडा रखकर सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि सस्ती चीज कभी-कभी कितनी महंगी पड़ जाती है। कराची की तपती गर्मी, सदर के रश और एम्प्रेस मार्केट के शोरहुल से कुछ दूर एमए जिना रोड के पीछे एक तंग सी गली में रहमत गर्ल्स हॉस्टल खामोशी से खड़ा था। 3 मंजिला, जर्द रंग की दीवारें, ऊपर से झूलती बिजली की तारें और नीचे एक पुराना साइन बोर्ड जिसके आधे हरूफ जंग से चूर चूर हो चुके थे। नवाब शाह की आयशा अहमद 26 साल की नई ही एक मल्टीनेशनल फर्म में एचआर ट्रेनी के तौर पर हायर हुई थी। पहले हफ्ता उसने मलीर से डेली बस पकड़कर ऑफिस आना जाना किया, लेकिन 5 घंटे का रोजाना सफर, गरीबाबाद के सिग्नल्स और कैंट स्टेशन का ट्रैफिक उसे हलाक कर दिया। सैलरी भी ट्रेनी लेवल की थी, हॉस्टल या फ्लैट अफोर्ड करना मुश्किल, लेकिन रोज का डीजल और मेंटल स्ट्रेस उससे भी ज्यादा। दोस्तों ने मशवरा दिया कि सदर साइड को एक गर्ल्स हॉस्टल ढूंढ लो। आयशा को एक ब्रोकर इमरान मिल गया जो चीप हॉस्टल्स दिखाता था। पहले 2 हॉस्टल्स महंगे और तंग थे। आयशा ने ग्राइंड करते हुए कहा, भाई कोई सस्ता सा ऑप्शन दिखा दो, कमरा छोटा भी चलेगा, बस सेफ हो। इमरान ने थोड़ी देर सोचा, फिर धीमी आवाज में बोला, एक जगह है लेकिन लोग ज्यादा देर नहीं रहते वहां, अगर आप मैनेज कर सकती हैं तो चलिए। आयशा ने कंधे उचाकर कहा, देख लेते हैं, अल्लाह मालिक। रहमत गर्ल्स हॉस्टल बाहर से ही अजीब लगा। खामोशी इतनी कि ट्रैफिक की आवाज भी डूबती महसूस होती। जैसे ही वो दरवाजे के अंदर गई, ठंडी सी बदबू की हवा ने चेहरे को छुआ। कॉरिडोर लंबा और अंधेरा, सिर्फ येलो बल्ब चमक रहा था। इमरान ने केयरटेकर खालिदा आंटी को बुलाया। आंटी ने आयशा का चेहरा देखा, हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, बेटा एक ही कमरा खाली है, 3री मंजिल, रूम 306। इमरान ने फुसफुसाकर कहा, प्राइस भी कम कर देना। आंटी ने तहकीकात भरी निगाह से आयशा को दोबारा देखा, फिर सिर हिला दिया। 10,000 रुपए महीना, बिजली पानी इंक्लूडेड। इतना सस्ता सुनकर आयशा ने आंखें बड़ी की, दिल में खुशी का शहद घुल गया। रूम 306 तक जाने के लिए टीकवुड की सीढ़ियां इस्तेमाल करनी पड़ती थी, जो हर कदम पर कानून खराश चीख निकालती थी। सीढ़ी बिल्डिंग का आखिरी कोना, बैल्कनी से समुंदर का धुंधला नजारा नजर आता था। कमरा अनएक्सपेक्टेडली साफ, डबल बेड, एक पुरानी वुडन अलमारी, एक स्टडी टेबल और टूटा हुआ वॉल क्लॉक जिसका सेकंड्स का नीडल घूमता ही नहीं था। धूप की पीली किरण खिड़की से अंदर आ रही थी। आयशा ने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह यही मिल जाए। पेपर वर्क तुरंत हो गया। खालिदा आंटी ने की दी और कहा, बस एक बात याद रखना, 10 बजे के बाद गेट बंद होता है, लेट आए तो वॉचमैन को कॉल करना। आयशा ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं ज्यादा लेट नहीं आऊंगी आंटी। शाम तक आयशा ने अपने 2 सूटकेस अनपैक किए, बेडशीट बिछाई, लैपटॉप टेबल पर रखा। हॉस्टल की कुछ लड़कियां उसे क्यूरियस नजरों से देखकर मुस्कुरा रही थीं, जैसे नया बंदा हमेशा वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री का सेंट्रल फोकस होता है। रात को 9 बजे आयशा ने डाउनटाउन फूड स्ट्रीट से शावरमा मंगवाया, नेटफ्लिक्स पर हॉरर सीजन चलाकर खाना खाया और 11 बजे तक सो गई। पहली 3 रात सब ठीक रहा, मगर चौथी रात एक अजीब वाकया हुआ। 11:25 पर कॉरिडोर से धीमी कदमों की आहट सुनाई दी, फिर डोर हैंडल हिलने की हल्की क्लिक। दरवाजा खुला। एक लड़की, रंग गोरा, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, कॉर्पोरेट आईडी कार्ड नेक पर लटका, सांस फूली हुई अंदर आई। हाय, मैं सान्या, आज से तुम्हारी रूममेट। उसने थका हुआ सा स्माइल दिया। आयशा ने रिलीफ महसूस किया कि अब कम से कम कंपनी मिलेगी। दोनों ने 15 मिनट छोटी मोटी गुफ्तगू की। मालूम हुआ सान्या डिफेंस में सॉफ्टवेयर हाउस में लेट शिफ्ट करती है, इसलिए हमेशा 11:30 के आसपास आती है। आयशा ने कहा, नो प्रॉब्लम यार, मुझे नींद तेज है, तुम डिस्टर्ब नहीं करोगी। अगले हफ्ते दोनों रूटीन में ढल गईं। आयशा सुबह 7 बजे निकलती, सान्या नून तक सोकर बिस्तर सामान संभालती, रात को वापस आकर खामोशी से लैपटॉप पर काम करती। लेकिन सान्या कभी दिन के वक्त कमरे से बाहर नजर नहीं आई। हॉस्टल की दूसरी लड़कियां गपशप में कहती थीं कि 3री मंजिल का कोना थोड़ा ऑफ है, वहां नेटवर्क भी मुश्किल से मिलता है।
एक दोपहर आयशा लंच ब्रेक पर कमरा चेक करने गई तो देखा सानिया बेड पर नहीं थी, लेकिन बाथरूम का बल्ब जल रहा था। आवाज दी, कोई जवाब नहीं। दरवाजा हल्का सा पुश किया तो पता चला लॉक ही नहीं है। अंदर कहीं भी सानिया नजर नहीं आई। थोड़ा डर लगा, लेकिन सोचा शायद नीचे गई होगी, लेकिन वॉचमैन ने बताया कि कोई भी नीचे से पास नहीं हुआ। जब आयशा वापस कमरे गई तो सानिया बेड पर बैठी फाइल्स देख रही थी, जैसे कभी गई ही ना हो। आयशा ने मासूमियत से पूछा, तुम नीचे गई थी? सानिया ने सिर हिलाकर बस इतना कहा, नहीं, मैं यहीं थी। 3 दिन बाद हॉस्टल का पैनिक लेवल सडनली ऊपर चला गया। रात 2 बजे चीख की आवाज ने सबको झंझोड़ा। रूम 203 के बाहर भीड़ इकट्ठी थी। आयशा ने सानिया को जगाया, लेकिन वो करवट बदलकर बोली, प्लीज यार, कल मीटिंग है, सोने दो। आयशा अकेली कॉरिडोर में गई। रूम 203 की लड़की हिबा जर्द चेहरा लिए कंगाल सी मॉइस्ट आंखों के साथ फ्लोर पर बैठी थी। उसका कहना था कि उसने कोई साया देखा जिसने उस पर हमला किया। हिबा के होंठ से खून टपक रहा था, लेकिन जख्म नजर नहीं आ रहा था। खलीदा आंटी ने सबको तसल्ली दी, बस बैड ड्रीम था, सब अपने अपने कमरे जाएं। लेकिन जब आयशा वापस अपने फ्लोर की तरफ मुड़ी तो उसने देखा कि काफी लड़कियां उसे घूर रही थीं। फिर धीरे से खबरदार करने वाले लहजे में कहने लगी, बहन, रूम 306 छोड़ दो जल्दी। आयशा ने हैरानी से पूछा, क्यों? वो बस कंधे उचकाकर नीचे देखते निकल गईं, जैसे कुछ कहना मना हो। अगले दिन ऑफिस से वापस आयशा ने सानिया को ये सब बताया। सानिया ने ठंडा सा लाफ किया, रूमर्स हैं, यहाँ पहले भी गोस्ट स्टोरीज चलती रहती हैं। फिर वो 11:30 पर रूटीन के मुताबिक हॉस्टल के गेट की तरफ चली गईं। आयशा बोर थी, इसलिए हॉस्टल के छोटे से लॉन में जा बैठी। वहां हॉस्टल की सीनियर लड़की महविश ने उससे पूछा, तुम 306 में रहती हो? आयशा ने घबरा कर हाँ की। महविश ने हल्के लहजे में कहा कि 4 महीने पहले यहाँ एक लड़की जारा रहती थी। लेट नाइट शिफ्ट्स, डिप्रेशन, हॉस्टल रूल से तंग। एक रात उसकी लाश रूम 306 के फ्लोर पर मिली। डॉक्टर्स ने सुसाइड कहा। उसके बाद लोगों ने देखा कि 11:30 पर कोई हॉस्टल गेट खोलता, सीढ़ियां चढ़ता और रूम 306 का दरवाजा खोल बंद करता है। वॉचमैन ने भी चार्टेड टाइमिंग्स नोट किए। डर के मारे केयरटेकर ने रूम बंद कर दिया था जब तक आयशा को सस्ता कमरा चाहिए था, और इमरान की सिफारिश पे लॉक खोल दिया गया। आयशा के हाथों से मोबाइल गिर गया। उससे ज्यादा शॉकिंग बात यह थी कि जारा का निकनेम सानिया था, जो ऑफिस आईडी कार्ड पर प्रिंट था, जो आयशा ने 2 दिन पहले सानिया के नेक पर देखा था। उस रात आयशा के लिए नींद नामुमकिन हो गई। 11:25 पर स्टेयरवेल से धुंधली आवाज सुनाई दी, एक एक कदम, हील की खराश, गेट की चनचनाहट। फिर 306 का हैंडल घूमता हुआ चिकर गया। दरवाजा धीरे से खुला और सानिया ने वही थकी हुई मुस्कुराहट के साथ अंदर कदम रखा। आयशा का गला सूख गया। दिल पे पत्थर रखकर पूछा, तुम्हारा असली नाम जारा है? सानिया, या शायद जारा, ने आंखें उठाकर अंधेरे में चमकती प्यूपल के साथ कहा, नाम कुछ भी रख लो, जब वापस नहीं जाना होता तो आइडेंटिटी का क्या करें? ये लफ्ज इतने सर्दी वाले थे कि कमरे की हवा मेहनत के बावजूद जम गई। उस पल आयशा ने महसूस किया कि कमरे का वॉल क्लॉक, जो हमेशा रुक चुका था, अचानक टिक टिक चल रहा है, लेकिन नीडल्स सीधे पीछे की तरफ घूम रही थीं। लैपटॉप स्क्रीन पर सेल्फ ग्लो हुआ। एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुल गया जिस पर रेड फॉन्ट में लाइन टाइप होने लगी, 11:30 पर वापस आएगी, जब तक कोई मेरे साथ रहे। आयशा ने खुद को चीख से रोकने की कोशिश की, मगर गला फट गया। सानिया ने हल्का सा हाथ उठा के हश साइन बनाया। इसार की खामोशी इतनी ताकतवर थी कि चीख होठों तक आते ही खत्म हो गई। कॉरिडोर के बल्ब छींक कर बुझ गए। सीढ़ियों में हैवी साया नजर आया, जैसे कोई नया मेहमान बेआवाज चला रहा हो। आयशा ने दरवाजा ठान कर बंद किया, लेकिन लॉक खुद ब खुद क्लिक होकर खुल गया। कमरे के कोने से दुनिया का सबसे पुराना, सबसे सुए करने वाला सन्नाटा उभर कर बिस्तर के चारों तरफ लपेट गया। क्लॉक की रिवर्स टिक टिक तेज होती गई और सानिया की पोर्ट्रेट जैसी आंखें आयशा के अंदर, बिल्कुल अंदर, जैसे रूह तक देख रही थीं। उसी पल आयशा की रूह में अजीब सी खामोशी भर गई, जैसे जमीन नीचे से हिल रही हो।
दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसने महसूस किया कि हर एक धम से पूरी बिल्डिंग गूंज उठी है। सानिया ज़ारा ने धीमे से हंसते हुए कहा, अब तुम जाओगी तो मैं तुम्हारे पीछे आऊंगी। आयशा ने झिझक के साथ पीछे पलटकर देखा कि सीढ़ियां अब खामोश नहीं बल्कि खिनकी खिनकी आवाजें निकाल रही हैं, जैसे पुराने दरवाजे अपनी यादों को छुप न सकते हों। वो जितनी जल्दी हो सकती कमरे से निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन पहला कदम रखते ही सब कुछ धुंधला हो गया। कॉरिडोर की दीवारें धीरे धीरे घनेरी हो रही थीं, पर जगह जगह से रोशन होने वाले येलो बल्ब्स पीछे की तरफ पड़ रही थी, जैसे उसे रास्ता वापस घर तक ले जाने के बजाय सिर्फ और सिर्फ अंधेरे में ढकेलना चाहते हों। आयशा ने आंखें बंद करके मन में दुआ की, या अल्लाह, जिसने मुझे यहाँ रखा उसी ने मुझे वापस घर तक रवाना करना है। जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने एक खिड़की थी जिसका शीशा पुरानी तरह से तराश तराश कर टूट गया था। खिड़की से बाहर कराची की रात नजर आई, शोरगुल से भरा, लेकिन उस खामोश बिल्डिंग के सामने ठंडक ही ठंडक, जैसे दुनिया का ये हिस्सा उस अंधेरे से अनजान हो। मगर खिड़की के बाहर एक मुर्दा सा बदन लटका हुआ था। उसकी नज़र सीधा आयशा की तरफ थी और उसके लिफाफे में ज़ारा की वो प्रोफाइल पिक थी जिसमें वो मुस्कुरा रही थी। आयशा ने सन्नाटे में चीख मारने की कोशिश की, मगर आवाज़ गर्दन तक ही सिमटकर दिमाग में गूंज गई। फिर सानिया ज़ारा ने अपना हाथ आयशा की बाहों पर रखा, रूह को तकलीफ़ आजमाइश के तौर पे हिलाता हुआ, और कहा, डरो मत, मैं ही हूँ। आयशा ने अपनी सबकॉन्शियस से लड़ते हुए मरमर किया, तुमने मुझे बेवजह डराया, तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया। सानिया ज़ारा का जवाब था, बेवकूफ़ नहीं बेटा, तुम वो कर रही हो जो ज़ारा के साथ हुआ, उसका हिस्सा। तुम हो अब वहाँ की नई मेहमान, उस एक राज की वजन उठाए हुए। सानिया ज़ारा ने अपनी उंगलियों से हवा में ऐसे खदच बनाए जैसे कोई इनविजिबल वॉल निचली मंजिल तक जाती हो। आयशा ने सरगोशिश की कि वो पीछे हो, लेकिन कदमों ने सुन लिया कि वो आगे बढ़ रही है। धीरे धीरे सीढ़ियां नजर आने लगी, मगर पहली बार ऐसा लग रहा था कि सीढ़ियां आसमान से नीचे आ रही हों। हर कदम पर कदमों की आवाज रुक रुकी, फिर बढ़ती गई, जैसे बिल्डिंग खुद रूह पुर तकसीम होकर जमीन में घुसना चाहती हो। सीढ़ियों के नीचे पहली मंजिल का दरवाजा बंद था, लेकिन उस पर ज़ारा की फोटो चिपकी थी, मुस्कुराती लेकिन एक तरह से रूह फरोश। वो फोटो धीरे से हिल रही थी, फिर लैंटर्न्स की रोशनी में फटकर अंधेरे के टुकड़ों में बांट गई। आयशा ने वो फोटो तोड़कर नीचे फेंक दी, लेकिन टास्कीन नहीं मिली। बेसमेंट की तरफ से पंजारों की लिपट लिपट निकलती हैं आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई जंजीरों में फंसा साया अपने हाथ हिलाते हुए किसी से अपनी कहानी सुनाना चाहता हो। आयशा ने पूछा, तुम क्या चाहती हो मुझसे? चंद लम्हों के लिए सब कुछ मौन हो गया। फिर सानिया ज़रा ने धीमी आवाज में कहा, तुमसे मौत की तरह एक अहद है, हम यहाँ रहें चाहे तो जीस्त हो या इंतहा। आयशा का सामना रोशनी रोशन हो गया, कमरे की बत्ती खुद ही जल उठी, फिर एक फ्लैश की तरह सब उससे रेफर कर दिया गया। कमरा घूम गया, बिस्तर, अलमारी, टेबल सब उनकी जगह हिलकर पीछे हो गए और बेजवाब खामोशी में उलट पलट कर बिस्तर के सिर में थी। फिर सब कुछ खत्म। आयशा ने अपनी आंखें खोली तो वो खुद अपने कमरे के बिस्तर पर थी। दिन की रोशनी पहली मर्तबा चमक रही थी। सानिया जीसा सी साइड टेबल पर खड़ी, पर इस मर्तबा बिल्कुल जिंदा से था। उसकी कॉर्पोरेट आईडी कार्ड पे सानिया लिखा था और उसके चेहरे पर सब्जी सी खुशमिजाजी। आयशा ने हाथ उठाया, सुबह हो गई, लेकिन सानिया ने ऐसी नजर से देखा कि आयशा का पेट गिर जाए। 10 बजे तक वापस आना मत भूलना, वरना गेट बंद हो जाएंगे। आयशा ने होश संभाला, लेकिन दिल अभी तक स्पीड ब्रेकर पर फंसा हुआ था। वहां से नीचे उतरते हुई उसने पहली और दूसरी मंजिल की दरवाजे देखे, सब खुले, रोशन, नॉर्मल। बेसमेंट सील्ड था। वो सुबह ऑफिस पहुंची तो उसका दिमाग उठ बैठ गया। साथ ही कार्टन्स के पाइल्स, हेयर पेपरवर्क और कॉलीग्स की मस्ती सब फाइट में नजदीक था, मगर उसके दिल में एक खौफ अब तक कायम था। उसने तुरंत इमरान को कॉल किया, जिन्होंने ब्रोकर के तौर पर हॉस्टल दिखाया था। इमरान ने दरख्त जैसे आवाज में कहा, बेटा वहां से निकल जाओ, वो हॉस्टल फिर कभी वापस मत जाओ। आयशा ने पूछा, लेकिन मेरी पर्सनल चीजें? इमरान ने जवाब दिया, छोड़ो सब, जो कुछ तुम्हारी रूह तक चली गई वो वहां ही रहने दो। शाम को जब आयशा ने मेरक प्लाजा के करीब ही एक नई महंगी हॉस्टल में सेटल होने के बाद
अपनी बैकग्राउंड चेक करने की कोशिश की तो एक पुराना थ्रेड मिला, रहमत गर्ल्स हॉस्टल की 306 रूम के बारे में। लोगों ने लिखा था कि वहां से गुजरता राज ये है कि वहां रहने वाली हर नई लड़की को उसी वक्त अपनी पुरानी रूह के साए मिलते हैं, जो उनकी पहली कैद की यादों का तवील एहसास उठाकर उन्हें मकसदे मौत तक ले जाता है। आयशा ने अपनी डायरी खोली, पेन उठाया और भूतों का बाजार के लिए रिकॉर्ड किया। जरूरी नहीं हर रूह खत्म होकर चैन पाए, कभी कभी वो किसी और की जिंदगी का हिस्सा बनकर चलती है। उसने पेन नीचे रखा, आंखें नम होकर बोली, और अब मैं इस सबसे जिंदा बच के निकली हूं। लेकिन जर्नल के अगले सफ़े पर एक लाल लकेश की धब्बर उसकी नज़रों को रोक गई, जिसमें कोई लहू सफ़ेद उंगलियों से निकलती हुई खत निकली थी और उस पर शबनम सी रिकावट के साथ ये लफ्ज़ लिखे थे, जब तक तुम वापस जाएंगी मैं याद रखूंगा। कराची की धूप में सुबह के 10 बजते ही जैसे हर पीढ़ा को धुआं बनाकर हवा में उड़ा दिया हो, मैं भूतों का बाजार के लिए फिर से रहमत गर्ल्स हॉस्टल की तरफ वापस चल पड़ा। हॉस्टल के गेट पर वो पुराना मेटल का बोर्ड अब और ज़्यादा धुंधला महसूस हो रहा था, जैसे बहुत सालों की आंसुओं ने उसकी पीली पेंट उधा दी हो। अंदर जाते ही केयर टेकर खालिदा आंटी एक नज़र मेरे चेहरे पर डालकर बोली, बेटा मुंतजिर थी क्या? मैंने कैमरा उनके चेहरे की लकीरों पर ठहरा कर रखा और पूछा, आंटी क्या अब रूम 306 बंद है? उनकी आंखों में एक नमकीन चमक थी, पर उन्होंने सिर्फ कसीदा पढ़ने वाली सख्ती से कहा, लॉक रोज 12 बजे खुल जाता है फिर बंद। फिर दिल की गहराइयों से निकली आहर के साथ उन्होंने पीछे मुड़कर हॉस्टल के तीसरी मंजिल की सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। सीढ़ियां उतरते वक्त कॉरिडोर की सरकती आवाजें गूंजना शुरू हो गईं, मगर अब मुझे पता था कि वो आवाजें पहली मंजिल तक नहीं जाएंगी। उनका रवानी सिर्फ तीसरी मंजिल से शुरू होती थी। रूम 306 के दरवाजे तक पहुंचने पर मैंने देखा कि नया ताला लगा हुआ है, लेकिन नीचे एक पुराना कटा हुआ ताला अब भी नाकाबिले फसाद वहां लटक रहा था। मैंने अपने टूल से उसे खोल दिया। दरवाज़ा धीरे से खुला और अंदर कदम रखा तो कमरा पहली सुबह जैसा साफ नजर आया। डबल बेड, टूटी खिड़की, महफूज सी सुकून भरी हवा। लेकिन टेबल के ऊपर मेरी पहली रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट के बगल में निक्की वाली डायरी पड़ी थी, जो मैंने 7 दिन पहले हॉस्टल छोड़ते वक्त जबरदस्ती अपनी जेब में डाल ली थी। हाथ लटपात के पहला सफ़ा खोलते ही एक पतली सी उंगली ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, जब तक तुम मर कर भी वापस ना आओ मैं चैन से ना रहने दूंगी। मेरे घुटनों ने आह से बंद कमरे को हिलाया और मैं कैमरा उठाकर डायरी पर फोकस करता गया, जैसे कोई लेटर पत्तर या मिरेकल ढूंढ रहा हो। तभी पीछे से हल्की फुसफुसाहट ने मुझे डरकों में धकेल दिया, मैं यहीं हूं। पीछे मुड़ते ही मैंने देखा कि खिड़की के दर पर कोई ना कोई हंसी जैसे ऐसे रोती हुई साह में दब चुकी हो, एक साया जो सीधा मेरा पीछा कर रहा था। कैमरा रिकॉर्ड बटन दबते ही मैंने आवाज़ें कैप्चर करनी शुरू की। तुम फिर आ गए हो, मुझे चैन नहीं मिलनी। मैंने आवाज़ को प्लेबैक किया, मगर स्पीकर से एक अजीब सी तहकीकात घूरती हुई गूंज उठी, चैन, मेरी चैन। मैंने रिकॉर्डर बंद किया, पर रूम का दरवाज़ा अपने आप धीरे से बंद होने लगा, जैसे कोई मकसद पूरा हो चुका हो। फिर मैंने स्पूर पे निकले लोगों से बात की। हाउसकीपिंग वाली नीलोफर ने बताया कि वो रोज़ 306 के पास से गुजरती है तो स्किन पर सर्दी महसूस होती है, लेकिन कभी हौसलों से हाथ नहीं लगता। सिक्योरिटी गार्ड असद ने कहा कि हर सुबह वॉल क्लॉक का निडल उल्टा ढक करता मिलता है, और जो लड़कियां उस मंजिल पर रुकती हैं उन्हें सपनों में वालिदैन की समुद्री आहटें सुनाई देती हैं। मैंने इन सब हॉटफुट इंटरव्यूज़ को कैमरा में रिकॉर्ड किया और हॉस्टल से रेफरेंस शॉट्स लिए। डार्क कॉरिडोर, पीलिंग पेंट, सीढ़ियों की चिरचिर। फिर मैंने उन पीली तारों को ध्यान से फिल्माया जो कद से लटकती हुई कुछ इस तरह का इजहार कर रही थीं, जैसे कोई असर की कड़ी अभी भी तन्हा अंधेरों को जोड़ा हुआ हो। शाम को जब मैं एडिटिंग रूम में आया तो फुटेज प्ले करते ही मुझे एक अलग सी कश्मकश महसूस हुई। ईच क्लिप में कॉरिडोर का पर्सपेक्टिव मुताबदिल नजर आता, कब खुला, कब बंद, कब पीली अंबर रोशनी होगी, कब अंधेरा। उसी फुटेज में एक बार कॉरिडोर डोर खुद ब खुद हिलकर एक घोंसली रोशनी दरवाजे से आ रही थी। मैंने कैमरा क्लोजर किया तो बिल्कुल धुंधला सा फेस नजर आया। वो समान ना आंखें न जबान, बस पुरानी तस्वीर की तरह एक साया। फिर अचानक फेड हो गया। दिल धड़क रहा था, लेकिन जज्बा कहता था कि सच्चाई साबित करनी है। अगला दिन मैंने हॉस्टलरी के बाहर छोटी सी गैदरिंग रखी। दूसरी मंजिल से कुछ स्टूडेंट्स, सिक्योरिटी स्टाफ, हाउसकीपिंग, केयरटेकर सबको इन्वाइट किया। हमने एक सर्कल बनाया और उनसे उनकी पर्सनल स्टोरी शेयर करवाई। हर एक ने कुछ ना कुछ अजीब वाकया बताया। एक ने बताया कि माँ बाप की आवाज़ सुनती थी, दूसरी ने हियरिंग इट बैटरी चला जाता था, दूसरी ने भारी चीज़ कॉरिडोर पे चलती हुई महसूस की। मैंने अपने शूटिंग शेड्यूल के मुताबिक सबसे पूछा, तुम सबने कभी रूम 306 खुद देखा? सबने ना कहा। तो मैंने एक लड़की को, महविश को बुलाया, जो ज़ारा की दोस्त थी। महविश की आंखों में आंसू थे, मगर उसने हिम्मत से बताया कि ज़ारा को हॉस्टल से निकाला गया था पीपल के जोरावर घबराहट की वजह से। उसके बाद उसकी मेल बंद हो गई। फिर फ्यूनरल के दिन ही हॉस्टल के नीचे लाश मिली। मैंने महविश से पूछा, क्या तुमने कभी ज़ारा को जिंदा देखा उसके बाद? वो फिर रोने लगी और बोली, क्या पढ़ना,
मौत के बाद रूह कभी वापस नहीं आती। उस शाम को मैं फिर वापस हॉस्टल गया, मगर ज़ारा का साया तो ना मुझे वेटलेस बेंच पे बैठे नजर आया, बल्कि हर बल्ब की चिंगारी से आईने के टुकड़े पे लिखा था, मैं हूं। मैंने रोशनी बंद की। कॉरिडोर बिल्कुल अंधेरा, सिर्फ फ्लैश लाइट का बीम था जिससे सीढ़ियां आगे तक नजर आ रही थीं, फिर हिंट ही नहीं। मैं कॉशियस कदम बढ़ाता गया और जस्ट एज आई रीच द कॉर्नर एक आवाज फूट पट हुई, अब तुम्हारा टाइम है। मैंने पीछे देखा, सिर्फ मेरी अपनी शैडो, लेकिन शैडो का शेप बिल्कुल उस रैगिड कोट जैसा था जो ज़ारा तशरीफ लाई थी उस रात। मेरी सांस हिच हुई, मगर मैंने हिम्मत से कैमरा को रिकॉर्ड पे चला दिया। आप मुझसे क्या चाहती हैं? मैंने घूर कर सवाल किया। जोन ऑफ साइलेंस फिर एक झंकार सी आवाज सुनाई दी, तुम मुझे याद रखना वरना मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। वापस आकर मैंने अपने फुटेज को एनालाइज किया और रियलाइज हुआ कि गोस्टली फिगर हर दफा आखिर में अपनी जगह पे खड़ी होकर सिर्फ एक लड़की को नजर आती है, वो लड़की मैं हूं। आंखें बंद करके मैंने सोचा कि कहां से ये सब एविडेंस लोगों तक पहुंचाऊं। फिर मैंने एनिमेशन फ्रेम यूज करते हुए उस कॉरिडोर के ब्लूप्रिंट पे ज़ारा का गोस्ट ट्रेस किया, दिखा कि असली हॉन्टलाइन कॉरिडोर के मिड से सीध होकर 306 रूम तक जाती है, जिस पे हॉस्टल मैनेजमेंट ने आंगेन प्लेसमेंट के बावजूद कभी की जमीन खोदने की सोची ही नहीं। उस रात मैंने सोचा कि अब सिर्फ एविडेंस ही काफी नहीं, मुझे ज़ारा की रूह को आजाद करना होगा। सुबह ही मैंने कराची मेट्रोपॉलिटन आर्काइव्स में कदम रखा। पुराने फाइल रैक्स के बीच धूल अकेली सी जमा थी, मगर एक फाइल ने मेरी तवज्जो खींच ली। सिविल हॉस्पिटल ऑक्सीजन प्लांट 1947-1955। उसमें लिखा था कि इस बिल्डिंग में 1951 में टाइफॉइड का आउटब्रेक हुआ था और आर्काइव रिपोर्ट्स के मुताबिक 37 पेशेंट्स वहां क्वारंटीन में बंद थे। उनमें से 12 की मौत यहां हुई, लेकिन रिकॉर्ड्स ने बताया था कि एक इनमेट की वेटनरी ओरिजिन की वैक्सीनेशन ट्रायल के दौरान जिंदगी खत्म हुई। उसका नेम रिकॉर्ड नहीं था, केवल एक डॉक्टर के नोट्स में सब्जेक्ट 007 लिखा था, जिसे किसी वजह से बिस्तर से उठने पर दोबारा बंद नहीं किया गया। मुझे जलन हुई कि शायद ज़ारा भी इसी सब्जेक्ट की रूह हो जो दिन रात टेस्ट लैब के बीच जिंदगी और मौत के बीच फंसी रही। वापस हॉस्टल आकर मैंने अपने कैमरा के रिकॉर्ड्स के साथ एक रिचुअल प्लान बनाया। मैंने केयरटेकर खालिदा आंटी को डगमगाता हुआ कहा कि मजीद खोज नहीं, मैं सराहनी भास के मुताबिक 306 का दुरुस्त स्पिरिचुअल लॉकडाउन खोलूंगा। उन्होंने रो रो कर मेरी मदद की। पान, पानी, रोज पेटल्स, सूरजमुखी के बीज और कुरान पाक के आयत के प्रिंटआउट्स लाने में। मैंने हॉस्टल की छत पर एक छोटा सा मंडप बनाया, कुरान पाक खोला और सूरत अल बकरा के वो आयत जिसे लोग परेशानी के वक्तों पर पढ़ते हैं, गूंगी आवाज में पढ़ना शुरू की। पहली दफा कॉरिडोर से दूर दूर से घंटी की तरह खिच खिच की आवाजें आने लगी। फिर एक गहरा घंटा बजने की तरह डम की आवाज हुई, जैसे कोई पुराना मेटल डोर बंद हो गया हो। उस वक्त मेरा कैमरा रिकॉर्ड पे था, माइक्रोफोन विंग से आवाज रिकॉर्ड हो रही थी। जैसे ही मैंने आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ी, एक साया तेज रफ्तार से सीढ़ियों पर आया। वो ज़ारा की रूह थी, मगर इस मर्तबा पुरजोश, शिकायत भरी। उसके बाल उधेड़े, कपड़े पुरानी तरह फटे, आंखों में आंसू थे। मैंने आहिस्ता सा करार देकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। ज़ारा, अगर तुम सच में यहाँ हो तो कुरान की आयत सुनकर हमारी नियत और ईमान पे यकीन करके आए हो। अब तुम चैन से जा सकती हो। उसने कुछ न कहा, मगर एक पाइपलाइन सी खामोशी के बाद उसने सर झुका दिया। मैंने आयत का दूसरा पारा पढ़ के ही कुरान बंद किया। फिर हॉस्टल की पहली मंजिल से शोरगुल छट गया। बल्ब्स की ग्लो नॉर्मल हो गई, सीढ़ियां एकदम खामोश। मैंने कैमरा को बंद किया और सीढ़ियों पे चढ़ते हुए देखा कि 306 के दरवाजे पर एक छोटी सी जगह रोशनी जगमगा रही, जैसे पोलराइड फ्लैश। दरवाजा खुला तो उस पुराने वुडन फ्रेम पे एक नोट चिपका था, रेड इंक में लिखा, शुक्रिया हमजा, अब मैं चैन से हूँ। नोट के पीछे याहू मैसेंजर की एक पुरानी स्क्रीनशॉट थी, जिसमें सब्जेक्ट 007 यानी ज़ारा ने बोला था, आई मिस माई होम। इससे मालूम हुआ कि ज़ारा की रूह सच में अटकी रह गई थी, इश्क़ हक के अलावा किसी मोहब्बत के बगैर। वो डॉक्टर के टेस्ट के साथ एक्सपेरिमेंट से गुलामी महसूस करके मर गई, घर वापस लौट न पाई। उसके बाद मैंने नोटबुक से कुरान की वो वर्सेस लिखकर 306 के दरवाजे पर पट्टी पे तान दी और फिर ताला लगा दिया। मुझे महसूस हुआ कि अब सचमुच चैन आ गई है। हॉस्टल के दूसरी मंजिल की लड़कियां सुबह तक सस्ता कमरा छोड़ के नई जगह शिफ्ट हो गई, क्योंकि खालिस हकीकत ने उनके डर का एजेंट खत्म कर दिया। खालिदा आंटी ने मुस्कुरा के कहा, बेटा, अब लोग हमारे हॉस्टल को सेफ कहते हैं। मगर उनके गाल पर नजर डाली तो उनकी आंखों में अब भी एक हल्की सी नजरें धुंधल थी।
किसी चीज़ की याद जो कभी पूरी तरह छूटे ना पाई। 2 दिन बाद मैंने फाइनल फुटेज एडिट की, करेक्शंस और टाइम स्टैम्प्स लगाकर एपिसोड अपलोड के लिए तैयार किया। आउटरो शूट में मैं कैमरे के सामने खड़ा हुआ, बैकग्राउंड में रहमत गर्ल्स हॉस्टल का एक्सटर्नल शॉट धुंधला हो रहा था। मैंने आवाज़ उठाकर कहा, दोस्तों, ये थी ज़ारा की कहानी, एक रूह जो फॉरबिडन एक्सपेरिमेंट्स की कुर्बानी थी और जो आपके हवाले से अब चैन पा चुकी है। हॉस्टल ज़काती तौर पर अब सेफ है, लेकिन एक बात याद रखिए दोस्तों, कहानी हर जगह आपको मिल सकती है, कैंपस के कोने में, पुरानी असलियत अहराम में या किसी डार्क पास्ट में छुपी तस्वीरों के पीछे। अगर आपको हमारी ये रिपोर्टिंग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि अगला एपिसोड पहली नज़र आपको मिल जाए। मैंने थोड़ी मुस्कुराहट के साथ नजर गिराई और इजाफा किया, दोस्तों, ये थी रहमत गर्ल्स हॉस्टल की खौफनाक कहानी जो हमने भूतों का बाजार में शेयर की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर मार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए ताकि आपका अगला हॉन्ट सीधा आपके फ़ोन पे आ जाए। कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा डरावना लगा, और अगर आप भी कोई ऐसी रियल हॉरर स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो हमें यहीं कमेंट बॉक्स में टैग करके भेज दीजिए। अपने दोस्तों और हॉरर लवर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी इस कहानी का मज़ा ले सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और ज़ाहिर व नज़ीर हॉन्ट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और डरे रहना।